तो मेरे प्रियजनों, आज इस वीडियो में हम क्रिप्टो मार्केट में इन लोगों के बारे में बात करेंगे जो उन्हें बनाते हैं, और यह कि आप कैसे इसमें शामिल नहीं होते। ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर हम बहुत दिलचस्प वीडियो पर भी नजर डालेंगे। एक वीडियो HKCM द्वारा संभावित मंदी और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में एक क्रैश के बारे में है। बहुत रोमांचक है, जैसे कि शेयर धारक के अनुसार कि जोखिम भरे संपत्तियों को अब जल्द ही कम से कम एक क्रैश से पहले और भी अधिक तेजी से बढ़ना चाहिए, क्योंकि लोग सरकारी बांड से जोखिम भरे निवेशों की ओर भाग रहे हैं। दोनों बहुत दिलचस्प वीडियो हैं, हमारे समय के लिए बहुत प्रासंगिक और महत्वपूर्ण। हम इन पर चर्चा करेंगे, साथ ही एनवीडिया की कमाई पर भी जो सामने आई है, और यह कि शेयर बाजार ने अपेक्षा से बहुत खराब प्रदर्शन क्यों किया। लाइव स्ट्रीम किए गए हैं। बिटकॉइन अब विस्फोट करने वाला है। एनवीडिया की कमाई सकारात्मक है। पुष्टे कुशेन, शेयर बाजार। हम अल्पकालिक रूप से बिटकॉइन दोनों अच्छे गिर गए हैं। फिर हम सामान्य रूप से महत्वपूर्ण जानकारी और समाचारों पर भी एक नजर डालेंगे। लगभग 50% हैश पावर, 50% से अधिक हैश पावर अब दो माइनिंग कंपनियों के पास है। क्या यह खतरनाक है? क्या यह बिटकॉइन के लिए एक गंभीर खतरा है? इसके अलावा अन्य विषयों जैसे कि टन और टेलीग्राम, टेलीग्राम के सीईओ की गिरफ्तारी, क्या यह टन ब्लॉकचेन के लिए एक गंभीर खतरा है? इसके विवरण क्या हैं? फिर से एआई क्षेत्र पर, और ठीक वही जो मैंने कहा था मेरे प्रियजनों, वह हुआ है। कम से कम यह धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है कि यह अभी हो रहा है। हम इस पर चर्चा करेंगे। एआई क्षेत्र के साथ खतरा, और हर बुलबुला जो कभी ना कभी फटता है, यह एक खतरा है जिसे हमें संबोधित करना चाहिए। फिर भी हांगकांग में एवेलांच और चेनिंग के लिए बहुत बहुत मजबूत समाचार हैं। बहुत मजबूत है। सामान्यतः हम चार्ल्स हॉस्किंसन कार्डानो के बारे में बात करते हैं कि क्या यह ऑल्ट कॉइन मृत है, या क्या यह अब पहले से बेहतर हो रहा है जैसा कि सोचा गया था। और फिर हम इस बयान पर फिर से नजर डालते हैं कि क्वांट और एक्सआरपी आखिर कब बढ़ेंगे। आज हम इन दोनों कॉइन्स के बारे में बात करेंगे। एक्सआरपी के पास विशाल समाचार हैं जो बहुत बहुत मजबूत हैं। यह सब इस एपिसोड में, लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत है आपका बिग डैडी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप में से कई लोगों का दिल से धन्यवाद, जिन्होंने हाल ही में टिप्पणियों में और डिस्कॉर्ड संदेशों में मुझे प्यार और समर्थन दिखाया है। आज भी कृपया समर्थन दें, ताकि मुझे पता चले कि मैं हमेशा इस समुदाय के साथ सच बोल सकता हूं, और जो बाजार में वास्तव में प्रासंगिक है उसे बिना शर्मिंदा हुए या छिपे हुए व्यक्त कर सकता हूं, क्योंकि यही इस चैनल की पहचान है। मैं कहूंगा, कृपया लाइक, टिप्पणी और सब्सक्राइब करें। जैसे हमेशा हम पहले अच्छे से शुरू करते हैं। एक बार फिर, यदि चक्र सामान्य रूप से आगे बढ़ता है, तो इसके सामने अभी भी सबसे मजबूत वृद्धि होनी चाहिए। हमने यह अब तक काफी बार देखा है, और अब या कल बिटकॉइन जैसे कॉइनबेस से लगभग गिर रहा है। हमने एक्सचेंजों पर उन बिटकॉइन के निम्नतम स्तर देखे हैं जो वहां अभी भी मौजूद हैं। यह सब सच है, ये सभी अच्छी खबरें हैं, और यह भी कि कमला हैरिस अप्राप्त लाभों पर एक कर लगाने की योजना बना रही है। यह निश्चित रूप से चुनावी अभियान को प्रोत्साहित करता है और ट्रंप के लिए संभावनाएं बढ़ाता है, जो वास्तव में पहले से ही पोली मार्केट में 50% से अधिक हो सकती है जहां दांव लगाए जाते हैं। और यह सब हमारे लिए शानदार और अच्छी जानकारी है। हाँ, यह सच है, और यह भी शानदार है कि जापान अब वेब मार्केट और क्रिप्टो मार्केट को सुधारने और स्टार्टअप कार्यक्रमों के साथ बढ़ावा देने की शुरुआत कर रहा है। यह भी बहुत प्रभावशाली है। जापान में स्टार्टअप, हांगकांग में स्टार्टअप। हांगकांग का मुख्य भूमि चीन पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। हमारे पास बिटकॉइन अमेरिका में है, और यूरोप भी सूनर या लेटर इसका अनुसरण करेगा। इसका मतलब है कि क्रिप्टो मार्केट खुद इन चार समाचारों के साथ, या सामान्यतः आज मैंने जो तीन दिखाए हैं उनके साथ बहुत मजबूत हो गया है, पहले से भी ज्यादा। और अगर हमें अमेरिकी अर्थव्यवस्था में क्रैश का सामना करना पड़े, तो क्रिप्टो मार्केट ज्यादा मजबूत है। 2024 एक विवादास्पद वर्ष है, अत्यंत खराब। दीर्घकालिक रूप से क्रिप्टो मार्केट के लिए अत्यंत अच्छा। मुझे लगता है कि क्रिप्टो इतिहास में ऐसा साल कभी नहीं आया। अब हम नकारात्मकता पर ध्यान दें, और इसमें निश्चित रूप से कुछ बातें हैं जिन्हें मुझे संबोधित करना होगा। संस्थाएं अब पिछले, मुझे लगता है 4-5 दिनों में बिटकॉइन को थोड़ा अधिक बेच रही हैं। विशेष रूप से यहाँ एआर के इन्वेस्टमेंट अपेक्षाकृत अधिक बेच रहा है। अन्य संस्थाएं जैसे कि ब्लैक रॉक कभी कभी यहाँ शून्य पर होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग ब्लैक रॉक के माध्यम से बिटकॉइन नहीं बेचते हैं। जैसे ब्लैक रॉक इनका अधिग्रहण कर रहा है और अपेक्षाकृत सकारात्मक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कैसे दुनिया भर में अधिक से अधिक संस्थाएं धीरे धीरे घबराहट महसूस करने लगी हैं। और अब हम बहुत बड़े प्रसिद्ध सफल निवेशकों को भी देख रहे हैं, जैसे वॉरेन बफेट, जिन्होंने अब फिर से बहुत अधिक बिक्री की है, और उनके पास और भी अधिक नकद है। उनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे ने अब कैश में एक रिकॉर्ड उच्चता हासिल की है, और हम जानते हैं यह आदमी यहाँ शेयर बाजार के सबसे सफल निवेशकों में से एक है, मेरे प्रिय। और जो कोई भी कहता है कि वह इस आदमी से बेहतर जानता है, उसे या तो भूलना नहीं चाहिए या याद रखना चाहिए कि वह 33 साल का है।
हमने पिछले 60 वर्षों की मंदियों के साथ एक अध्ययन यहाँ तैयार किया था और ये आदमी 43 वर्ष का है। उसने अमेरिकी अर्थव्यवस्था अविश्वसनीय जानकारी हासिल की है। 2008 में लेमन ब्रदर्स संकट के दौरान अविश्वसनीय लाभ कमाए। बिल्कुल इसी परिदृश्य के साथ, बिल्कुल इसी व्यवहार के साथ, नकद खुले रखने और उन बैंकों को खरीदने के लिए जो अभी मर रहे हैं। इस आदमी ने साबित किया कि वह मुनाफा कमाना जानता है, इससे पहले कि यहाँ कोई भी सोचने लगे कि वह बेहतर जानता है। और उनके जैसे कई कई बड़े निवेशक अब बहुत सारा नकद रख रहे हैं और विशेष रूप से 2024 के लिए तैयार हैं। और जो कोई भी बाजार को जानता है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में पिछले क्रैश को जानता है, वह 2024 में पहले से तैयार रहने की कोशिश करेगा। क्योंकि अमेरिका में मैक्रो संकेतक लगातार खराब होते जा रहे हैं और यहाँ एक मजबूत खाई है और 2000 की डॉट कॉम बबल के समान समान परिस्थितियां हैं। यह गंभीर है और हमारे पास निश्चित रूप से एक अमेरिका है अत्यधिक कर्ज में डूबा हुआ है, पहले से कहीं अधिक। और नए छपे हुए पैसे में से बहुत सारा पैसा बाजार में नहीं आ सकेगा, बल्कि इसका उपयोग निश्चित रूप से कर्ज चुकाने के लिए किया जाएगा, जैसे कि इन कर्जों पर केवल ब्याज चुकाने के लिए। यह बहुत गंभीर है। और अब सवाल उठता है, ठीक है, एनवीडिया कमाई क्यों रिपोर्ट्स बाहर आ गई हैं, उम्मीद से अधिक सकारात्मक, 3.8% सकारात्मक। लेकिन कल बाजार कम से कम S&P 500 आग पर था और लगभग इसी तरह नकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया दी। और यह सवाल उठता है, ये कैसे संभव है? सबने तो यही उम्मीद की थी कि एनवीडिया हमें अब बचाएगा, खासकर क्रिप्टो मार्केट में, और बिटकॉइन को ऊंचा उठाएगा। ये कैसे संभव है कि ऐसा एक इवेंट एनवीडिया, जो कि अब दुनिया के सबसे बड़े शेयरों में से एक है, खासकर एआई बूम के साथ, ये कैसे संभव है कि एनवीडिया अच्छी कमाई पेश करता है लेकिन लोग शेयर बेच रहे हैं? और मैं आपसे बस इतना कहता हूं, मेरे प्रियजनों, कई लोग घबराए हुए हैं, बेचना चाहते हैं, इस मार्केट से बाहर निकलना चाहते हैं और निश्चित रूप से ऐसे किसी भी बहाने का उपयोग कर रहे हैं ताकि वे बेच सकें। कल्पना कीजिए, आप इस बाजार में हैं, आप अधिक नकद रखना चाहते हैं, कुछ बेचना चाहते हैं, तो आप इंतजार करेंगे यह बढ़ ना जाए। और एनवीडिया में इस तरह की वृद्धि या अच्छे तिमाही आंकड़े वास्तव में वह चिंगारी होते हैं, वह क्षण जब लोग लाभ को वास्तविकता में बदलने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं, यह वह पंप है जिस पर मुझे बेचना चाहिए इससे पहले कि क्रैश शुरू हो जाए। और यह, मेरे प्रियजनों, एक अच्छा संकेत नहीं है कि अच्छे तिमाही आंकड़े सामने आ रहे हैं, खासकर दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण कंपनी के लिए, और कि कई लोग अभी बिक्री कर रहे हैं। और इस चित्र के बारे में मैंने आपसे कुछ महीने पहले कहा था कि एआई परियोजनाओं के बारे में बहुत अधिक उत्साहित न हो। एआई पर, कॉइनफोलिया पर हमारे पास 10 हाइप विषय हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं, नहीं मैं एआई चाहता हूं और एक और हाइप विषय। ऐसे व्यक्ति मत बनो। जो आज हाइप है वह कल हाइप नहीं हो सकता। 2020 महामारी के कारण, कोरोना के चलते ई कॉमर्स पूरी तरह से बढ़ रहा था और 2021 में सब बेकार, ई कॉमर्स पूरी तरह से गिर गया या फिर पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ा और गेमिंग ने विस्फोट कर दिया। इसलिए हमेशा इतनी जल्दी ना करें। अगर यह एआई बबल कुछ एआई प्रोजेक्ट्स के साथ फटती है जो अभी भी नीचे से 20 गुना ऊपर हैं, जबकि अन्य अच्छे प्रोजेक्ट्स जो एआई के हाइप विषय के बिना हैं, एक नया आधार बना रहे हैं, यह कहना होगा कि लोग निश्चित रूप से इन एआई कॉइन्स को, जो अभी भी अपेक्षाकृत अधिक लाभ में हैं, सबसे पहले बेच देंगे। और इस कहानी की पूरी समस्या यह है कि यह एआई हाइप कम हो रहा है, न तो आवेदन में, न ही नए समाचारों में, न ही लोगों की संख्याओं में, न ही उन लोगों की संख्याओं में जो दुनिया भर में इस एआई क्रांति का उपयोग कर रहे हैं, बल्कि उस हाइप में जिसे वह उत्पन्न कर सकता है। मैं YouTube पर फॉलो कर रहा हूं एआई क्षेत्र में सभी क्षेत्रों से संबंधित अद्भुत समाचार, चाहे वह रोबोटिक्स हो या वे रोबोट जो टेस्ला में काम कर रहे हैं या कहीं और, या सामान्य रूप से मीडिया जो एआई द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है। हम एआई द्वारा उत्पन्न होने वाले हाइप्स को लगातार कम होते हुए देख रहे। इसका मतलब है कि नवाचार आगे बढ़ रहा है, अनुप्रयोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग कठोर हो गए हैं, वे इन समाचारों के प्रति सुस्त हो गए हैं। और यही एआई में खतरा है। किसी अन्य हाइप विषय में हर हाइप खत्म हो जाता है और आप नहीं चाहते कि आप वह व्यक्ति हों जो आखिरी बार बाहर निकलता है। और जब हम अंत में बाहर की बात करते हैं मेरे प्रिय, तो हम अमेरिकी अर्थव्यवस्था में एक क्रैश के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसके बारे में सबसे पहले बात की थी। 4 हफ्ते पहले क्रिप्टो जर्मनी में इस पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं की गई थी, बल्कि इस पर हंसी मजाक किया गया और कहा गया, हाँ हाँ, एक चुनाव में यह संभव नहीं है। और अब आप वास्तव में देख रहे हैं कि कुछ लोग, अब HKCM नहीं, मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूं, मैं अन्य यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूं, धीरे धीरे दीवारें खींच रहे हैं, कह रहे हैं कि धीरे धीरे, हाँ ठीक है, ये आ सकता है और ये एक तरह का धीरे धीरे मोड़ने वाला चाल है, मैं इसे अब बस ऐसा ही कहता हूं। और मुझे ये थोड़ा अजीब लगता है। अगर तुम इस पर इतने आश्वस्त हो तो अपनी राय पर थोड़ा और कायम रहो, और अब ऐसा बिल्कुल भी मत करो।
लेकिन ठीक है, अब हमारे पास यहाँ HKCM है जो एक मंदी के बारे में बात कर रहा है और टिप्पणियों में अविश्वसनीय मात्रा में नफरत थी। और इस बिंदु पर कहना होगा, मेरे प्रियजनों, यह नफरत इस संदर्भ में आंशिक रूप से या अधिकांशतः उचित नहीं है, क्योंकि यह आदमी इस बारे में बात ही नहीं कर सकता था। बस सामान्य रूप से सब कुछ आसमान में बढ़ा चढ़ाकर बताना और ऐसे वीडियो के जरिए बहुत अधिक बेचना। और कहना होगा, कई लोग आते हैं और कहते हैं, हाँ आप अब डर के साथ बेचना चाहते हैं। नहीं, मैं आपको अनुभव से बता सकता हूँ, ऐसे क्षणों में ऐसे वीडियो के साथ आप बहुत कम बिक्री करेंगे, बनिस्बत इसके कि आप इसके बारे में बात ना करें। आप ये कह सकते हैं, हाँ ये अब शीर्ष कॉइन्स हैं, हम फिर से बढ़ेंगे और लगातार पुराने जुमले, बनाए रखने वाले जुमले निकालते रहेंगे। आप ऐसे वीडियो के मुकाबले 17 से 20 गुना अधिक, मैंने इसे गणना की है, कमा सकते हैं। इसलिए HKCM और फैंटम को बड़ा सम्मान कि उन्होंने इस बारे में बात की और इस नफरत का सामना करने में सक्षम है। और एक बड़ा अन्य प्रशंसा शेयरधारक के लिए, मुझे उनके वीडियो बहुत बहुत वैज्ञानिक लगते हैं। इस वीडियो के बारे में हमें बात करनी चाहिए। बिटकॉइन जोखिम भरे निवेश अब से बड़े पैमाने पर बढ़ाए जाएंगे जब तक कि यह धमाका न कर दे। हम जानते हैं कि शेयरधारक बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है। वह मानता है कि हम अमेरिकी अर्थव्यवस्था में एक क्रैश देखेंगे, लेकिन वह पहले मानता है कि हम पहले फिर से तेजी से बढ़ सकते हैं। और वह बहुत अच्छे अनुमानों के साथ सोचता है कि जोखिम भरे निवेश निश्चित रूप से फिर से बढ़ेंगे जब लोग सरकारी बांड से, जो अब उतने लाभदायक नहीं है, केंद्रीय बैंक की ब्याज दर में कटौती के समय जोखिम भरे निवेशों में जाएंगे और इन्हें बढ़ाएंगे। और फिर निश्चित रूप से अत्यधिक अस्थिर बिटकॉइन भी तेजी से बढ़ सकता है। और यह निश्चित रूप से एक ऐसा परिदृश्य है जो मौजूद है और संभव है। ये मुख्य रूप से नारंगी परिदृश्य होगा जिसकी सबसे अधिक संभावना नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक संभावित परिदृश्य होगा। इस बिंदु पर कहना जरूरी है कि यह 100% सही नहीं है। मेरी धारणाएं भी 100% सही नहीं है। मैं केवल उन डेटा के आधार पर चलता हूं जो मैं बाजार में देखता हूं। और यह कहना होगा मेरे प्रियजनों कि यह बहुत बार हुआ है और हम इसे भूल जाते हैं, क्योंकि हम पिछले मंदियों जैसे कि कोरोना क्रैश, लेमन ब्रदर्स संकट और .com बबल को अपने दिमाग में रखते हैं। लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बहुत बार एक क्रैश हुआ है, यानी S&P 500 और शेयरों में शीर्ष स्तर पर पहुंचने के बाद हम केवल गिरते रहे और लगातार गिरते रहे। जिस मंदी को हम जानते थे उसकी पुष्टि बाद में हुई, क्योंकि तिमाही के आंकड़े बाद में आते हैं, क्योंकि सब कुछ विकृत है। लेकिन जिस क्रैश में हमारी रुचि है वह चुनावी वर्ष में पहले ही शुरू हो गया था। इसका मतलब है यह लाल परिदृश्य संभव है। मैंने इसे कॉइनफोलियो पर अपलोड किया है। आप वीडियो देख सकते हैं जिसमें अवसरों के बारे में बताया गया है। और मैं आपको बता सकता हूं कि यह लाल रंग यहां नारंगी से अधिक संभावना रखता है। तो परिदृश्य 2, और यह हो सकता है कि यह अब लगभग 2024 का ऑल टाइम हाई था, या कि हम थोड़ा और बढ़ें और फिर 2024 में ऑल टाइम हाई के साथ यह समाप्त हो जाए और क्रैश शुरू हो जाए। यह हो सकता है, संभावना बढ़ गई है। और इस बिंदु पर यह कहना जरूरी है कि हाँ, जोखिम भरे संपत्तियों को सिद्धांत रूप में बढ़ना चाहिए, लेकिन अतीत ने भी दिखाया है कि यह जरूरी नहीं है। जब हर कोई यह मानता है कि जोखिम भरे निवेश अब बढ़ेंगे, कि लोग वहां भागेंगे, लेकिन दूसरी ओर कई लोग ठीक यही बेच रहे हैं क्योंकि वे तैयार रहना चाहते हैं, जैसा कि हमने अभी एनवीडिया के साथ देखा। तो बाजार उस समय से कहीं पहले ही गिरना शुरू कर देगा जितना लोग सोचते हैं। इसलिए बात करनी चाहिए, इसलिए तैयार रहना चाहिए। हम पहले वहां होना चाहते हैं और पूर्वानुमान लगाना चाहते हैं, और जब यह होता है तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब हमें एक समुदाय के रूप में इस पर बात नहीं करनी चाहिए जब अन्य लोग इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और यह परिदृश्य जो हमारे पास अब है, 2008 के साथ तुलना नहीं किया जा सकता, बल्कि ब्याज दरों और 10 साल की सरकारी बांड के संदर्भ में यह 1929 की महान मंदी के साथ तुलना योग्य है। 1900, मुझे लगता है 99, क्या वहां क्रैश और बड़ी मजबूत मंदी के साथ साथ उन गलत निर्णयों के बारे में था जो हमने इस बार लिए हैं। हम बहुत लंबे समय तक लीड रेट की नीली रेखा के ऊपर थे। हमने ब्याज दर को कम करने की प्रक्रिया बहुत देर से शुरू की है, या हम बहुत देर से शुरू करना चाहते हैं। और जब तक ब्याज दर कम नहीं होती और जब तक 10 साल की सरकारी बांड फिर से एक उचित स्तर पर नहीं पहुंचती, तब तक अर्थव्यवस्था अपने आप में एक उचित सामान्य जीवन, मैं इसे बस ऐसे ही कहता हूं, हासिल नहीं कर पाती। इसमें और समय लगेगा। मेरा मतलब है, मेरी राय में ब्याज दर निश्चित रूप से बहुत देर से कम की गई है, जबकि महंगाई अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में थी। और अपेक्षाकृत अच्छी, न कि पूरी तरह से पराजित, लेकिन अपेक्षाकृत अच्छी तरह से पराजित हो रही थी। और जो चीज मुझे इस मामले में परेशान करती है वह मुख्य रूप से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जैसे कि ऑल्ट कॉइन डेली, जो हर दिन 150 दिनों से हौसला बढ़ाने वाली बातें कर रहे हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे कि क्रैश नहीं आएगा। और मुझे पता है कि उनमें से कई बस बेहतर जानते हैं। और इस दुख की अवधि, चाहे आप इसे किसी भी नाम से पुकारें, बहुत पहले खत्म हो जानी चाहिए थी मेरे प्रिय।
मेरी आत्मसमर्पण जो समाप्त हो रही है को पहले ही हमें मजबूत वृद्धि की ओर ले जाना चाहिए था। हम ऐसा नहीं करते हैं, और जब शेयर बाजार अच्छी तरह से बढ़ रहा है या बढ़ चुका है, तब भी बिटकॉइन उतना अच्छा नहीं बढ़ा है। मुझे ये धैर्य बनाए रखने वाली बातें धीरे धीरे परेशान करने लगी हैं। निश्चित रूप से बड़े चित्र को कुछ हद तक विकृत किया जा रहा है। बिल्कुल, अब एक और वृद्धि संभव है, खासकर यहाँ की हीट मैप के कारण, जिसमें मजबूत तरलता क्षेत्र हैं एक बार और। लेकिन महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय, कि हम पहले ही उत्साहित होने से पहले, पहले ही इस साल एक सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में बात करने से पहले, या सामान्य रूप से उस नारंगी परिदृश्य के बारे में जिसे मैंने पहले दिखाया था, हमें 2001, हमें पहले यहाँ जो तोड़ना होगा। पहले हम टूटते हैं, हम फिर से नीचे गिर गए हैं, और अब हम यह परीक्षण कर रहे हैं कि क्या हम इस मूल्य स्तर, इस रेंज के महत्वपूर्ण मूल्य स्तर, इस साइडवेज फेज के ईआर मार्क को बनाए रख सकते हैं। क्या हम इसे स्थायी रूप से तोड़ सकते हैं इससे पहले कि हम यहाँ ऊपर जाएं और इसे दैनिक या साप्ताहिक मोमबत्ती में स्थायी रूप से बंद कर सकें। हमें उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। अब तक सब कुछ बस बाजार में हेर फेर है, और वहां केवल लॉन्ग और शॉर्ट टर्म ट्रेडर या लॉन्ग और शॉर्ट ट्रेडर को लिक्विडेट किया जाता है। और हमें हर बार हवा में झंडे की तरह इतना उत्साही होना बंद कर देना चाहिए। सबसे पहले ये मूल्य स्तर महत्वपूर्ण है, और मेरे विचार में हमें इस साइडवेज फेज से बाहर निकलने के लिए इन्हें तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरे विचार में हमें इस रेंज के चरम क्षेत्र को तोड़ना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसी रेंज में ऐसा होता है कि हम यहाँ ऊपर जाते हैं, थोड़ी देर के लिए ऊंचाई पर जाते हैं, फिर छाया के साथ नीचे आते हैं, यहाँ एक बार तरलता लेते हैं, उन ट्रेडर्स को लेते हैं जो लॉन्ग कर रहे हैं, उन्हें यहाँ फंसाते हैं, और फिर ये नीचे जाता है, और ये ट्रेडर्स भी लिक्विडेट हो जाते हैं, क्योंकि किसी न किसी समय लोग थक जाएंगे, हम यहाँ ऊपर जाएंगे और वे कहेंगे हाँ अब ये हो गया है, अब हमने इसे तोड़ दिया है, और फिर हम नीचे गिर सकते हैं या गिर सकते हैं। इसका मतलब है कि सिद्धांत रूप से हमें पहले स्थायी रूप से इसे तोड़ना होगा। और आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन की इस मूल्य प्रदर्शन के साथ अब हाल ही में जब हम यहाँ नीचे हैं और इस मूल्य विकास को सामान्य रूप से इस साइडवेज चरण में देखना भयानक लगता है, इसे और कुछ नहीं कहा जा सकता। हमें पहले इस डाउन ट्रेंड को तोड़ना होगा, जो अब दैनिक चार्ट पर स्पष्ट है। हमें इसे तोड़ना होगा, और जो कोई भी कहता है कि यहाँ एक छठी सुधार संभव नहीं है, मैं निश्चित रूप से उससे असहमत हूं। यहाँ एक छठी सुधार निश्चित रूप से संभव है, और मैं आपको बता सकता हूं, यदि हम अगले हफ्तों में यहाँ नीचे आते हैं, तो कई ऑल्ट कॉइन में नए आधार क्षेत्र बनेंगे, और खासकर जो कोई भी सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में सोच रहा है, वह यहाँ फिर से बेहतर खरीदारी कर सकता है। लेकिन यहाँ भी निश्चित रूप से अपेक्षाकृत सस्ते दाम हैं। ये बिटकॉइन के महत्वपूर्ण विषय थे, और मैं ऐसे टिप्पणियों को समझता हूँ। मैं इसे संक्षेप में कहता हूँ। वह कहते हैं आप यूट्यूबरों का बाजारों और लोगों पर अविश्वसनीय प्रभाव है, क्योंकि लोग जन मैसेज कीमतें बनाते हैं, और जब आप हर बार या पहले से ही मंदी के बारे में बात करते हैं, और जब आप उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री प्रदान करते हैं, तो जन मैसेज निश्चित रूप से खरीदारी नहीं करेंगे, और आप कीमतों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। और इसमें आंशिक रूप से सहमत होना पड़ेगा, लेकिन आंशिक रूप से असहमत होना पड़ेगा। समुदाय की परवाह है। मैं चाहता हूं कि आप तैयार रहें, भले ही मैं यहाँ वहां कुछ खरीदने की कोशिश करूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप तैयार रहें। और जब कोई कहता है कि डंप मनी महत्वपूर्ण है, तो मैं तुमसे कहता हूं मेरे प्रिय, डंप मनी वहां नहीं है। क्रिप्टो मार्केट में सामान्यतः 2000 के बॉटम के लिए खोज अनुरोध निंजते हैं। हर कोई इसे महसूस कर रहा है। गर्मी की कमी है। हमारे पास यूट्यूब, ट्विटर और सामान्य रूप से क्रिप्टो के मामले में बहुत कम गतिविधि है। हमेशा वही लोग होते हैं जो एक ही गर्मी की कमी में होते हैं, जो बस कुछ नया खोजने की कोशिश कर रहे हैं और इस समय को यहाँ बिताने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए यह टिप्पणी भी उचित नहीं है। हमारे पास मार्केट में नए लोग नहीं हैं ताकि हम लगातार बढ़ती कीमतों के बारे में बात कर सकें। मेरे लिए एक महत्वपूर्ण बात है जिसे उल्लेख करना चाहिए। और चलिए हम अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर आते हैं। हमारा दोस्त मैक्स काइजर टन क्रैश या टन ब्लॉकचेन पर विफलता के बाद कहता है कि केवल बिटकॉइन सुरक्षित है, और वह बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट समुदाय से कुछ लोगों की आलोचना करता है जो अक्सर एक्सआरपी, एलग्रैंड और अन्य अल्टकॉइन जैसे अन्य सिक्कों की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि केवल बिटकॉइन ही सुरक्षित है। और मुझे निश्चित रूप से सहमत होना चाहिए। यह सच है। बिटकॉइन पूरी तरह से एक क्रांति है। यह सुरक्षित, विकेंद्रीकृत और अप्रभावित है। इसका मतलब है कि इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, अर्थात पैसे को बढ़ाना और हेरफेर करना संभव नहीं है। लेकिन मेरे प्रियजनों, बिटकॉइन उतना विकेंद्रीकृत नहीं है जितना लोग वास्तव में सोचते हैं। लगभग 12 पहचाने 37% बिटकॉइन रखती हैं।
यहाँ हमारे पास निश्चित रूप से वह सतोशी नाकामोटो वॉलेट है जो शायद खो गया है और अब मौजूद नहीं है, लेकिन कई बड़े एक्सचेंज जैसे बिनेंस, साथ ही संस्थाएं जैसे ब्लैक रॉक और सरकारें जैसे अमेरिका भी सामान्यतः बहुत सारे बिटकॉइन रखते हैं। इसका मतलब है कि यह उतना सुपर सुपर विकेंद्रीकृत नहीं है जितना हम दावा करते हैं। ये अब कोई गंभीर खतरा नहीं है। बिटकॉइन अधिक विकेंद्रीकृत होता जा रहा है और बहुत सारा पैसा उन लोगों के पास जा रहा है जिन्हें सरकारें बेचती हैं। बिनेंस पर है, वह बिनेंस का नहीं है, वह बड़ी संख्या में लोगों का है। लेकिन यह कहना जरूरी है कि इसके अपने फायदे और नुकसान हैं। हर चीज के पीछे एक दूसरा पहलू होता है और उनमें से एक मुख्य रूप से हैश रेट है, जो अब दो माइनिंग कंपनियों में 50% से अधिक पहुंच गई है। यहां मुझे लगता है कि 58% हैश पावर फाउंड्री यूएसए और एंड पूल के पास है, जैसे कि और भी अन्य। ये खुद में मेरे प्रिय निश्चित रूप से शानदार नहीं है। बिटकॉइन के लिए ऐसा होना नहीं था। ऐसा शायद सतोशी नाकामोतो, जो कि इसके पीछे का व्यक्ति या समूह है, नहीं चाहता था। लेकिन यह कहना होगा कि भले ही उनके पास 50% हो, लेकिन धोखाधड़ी का खतरा इतना बड़ा नहीं है। वे इस हैश पावर के साथ इतना कुछ नहीं कर सकते। वे शायद इसे एक बार थोड़ी देर के लिए हेर फेर कर सकते हैं, फिर बड़ी संख्या में लोग एक हार्ड फोर्क करने का निर्णय लेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ हेर फेर सीमित है, लेकिन ये भी निश्चित रूप से ऐसे पहलू हैं जिन पर चर्चा करनी चाहिए। इससे ज्यादा अन्य खतरों के बारे में बात करते हैं, टन कॉइन के बारे में बात करते हैं। ये ब्लॉकचेन टूट सकता है। टेलीग्राम के सीईओ को गिरफ्तार कर लिया गया। आप सभी जानते हैं कि क्यों? क्योंकि यह राज्य के लिए एक कांटा है, लेकिन टेलीग्राम ब्लॉकचेन पर आपराधिक गतिविधियों के कारण भी, जैसे कि टेलीग्राम चैट मैसेंजर में जहां बहुत कुछ गुप्त रखा जाता है एन्क्रिप्शन के कारण, और वहां निश्चित रूप से बहुत सारा धन शोधन, ड्रग्स का व्यापार और आपराधिक गतिविधियां होती हैं, जिन्हें राज्य इस तरह से नहीं ट्रैक कर सकता यदि टेलीग्राम आशी गुप्त रहना चाहता है। यहां दोनों पक्षों का उल्लेख करना जरूरी है। लेकिन हमारे लिए क्रिप्टो मार्केट में अब सबसे महत्वपूर्ण यह है कि टन ब्लॉकचेन 2 बार टूट चुका है। मैं 2 बार उपलब्ध नहीं था, एक बार 7 घंटे के लिए और फिर 3 घंटे के लिए। मुझे लगता है 2001 में कोई ब्लॉग नहीं बनाए गए। कई लोग इस बात से नाराज थे कि यह ठीक अब क्यों हो रहा है। यहाँ एक बयान दिया गया है और इसमें मीम कॉइन हाइप और डॉग्स टोकन का उल्लेख किया गया है कि क्यों नेटवर्क अब ओवरलोडेड होना चाहिए और क्यों यह टूट गया है। इस बिंदु पर कहना होगा कि यह कुछ संदिग्ध लगता है। कई लोग सोचते हैं, हाँ ठीक है, अब क्यों टूट रहा है? क्या इसका टीम से कोई संबंध है कि वे 2021 में वहां पैसे कमाना चाहते हैं या अन्य चीजें करना चाहते हैं? लेकिन ये सब अभी के लिए सिर्फ साजिश के सिद्धांत हैं। कहना होगा कि मीम कॉइन के हाइप नेटवर्क को बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं। हमने इसे एक बार सोलाना में और कई अन्य नेटवर्क में देखा है। जैसे ही एक मीम कॉइन का हाइप फटता है, आप जानते हैं कि वहां कितना वॉल्यूम इकट्ठा होता है और कितने नए मीम कॉइन कभी कभी बनाए जाते हैं जो स्कैम होते हैं। यह सब निश्चित रूप से नेटवर्क की क्षमता को प्रभावित करता है और यह निश्चित रूप से टूट सकता है। सामान्यतः ब्लॉकचेन फिर से चल रहा है और हमारा टेलीग्राम सीईओ भी एक बार फिर से आजाद है। उसे पहले चरण में बाहर आने के लिए 5 मिलियन का भुगतान करना पड़ा। तो इसका मतलब है खतरा पहले से ही टल गया है। यह टन के मामले में महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से अब तात्कालिक रूप से कोई ढहने का खतरा नहीं है, खासकर इस आकार के नेटवर्क में। आइए हम रेंडर टोकन और एआई क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। सामान्यतः टोकन अभी भी बॉटम से काफी दूर है। ये कॉइन अन्य कॉइनों, विशेष रूप से अन्य एआई कॉइनों एसओएस ईओएस की तुलना में अपेक्षाकृत कम गिरा है, और हमने पहले ही एआई कॉइनों के बारे में बात की है और यह कि कुछ कॉइनों में हाइप एब पहले की तरह मजबूत नहीं है, या सामान्यतः एआई क्षेत्र में भी, क्योंकि लोग स्वाभाविक रूप से सुस्त हो जाते हैं और इसे सामान्य मानने लगते हैं। अगर हम आसमान में एक यूएफओ देखते हैं और पता चलता है कि इसे कैसे बनाया जाता है, तो मानवता अब इसे कुछ खास नहीं समझेगी। एनवीडिया एआई हाइप के साथ भी यही स्थिति है। यह किसी न किसी समय फीका पड़ता है, भले ही अभी अच्छे अनुप्रयोग और प्रगति हो रही हो, और हम यह अब कीमत प्रदर्शन में भी देख रहे हैं। सामान्य रूप से रेंडर टोकन के बारे में कहना होगा कि यह प्रोजेक्ट एक अपवाद है, और मैं आपको बताता हूं क्यों। इसे अन्य केंद्रीय समाधानों जैसे ब्लेंडर की तुलना में सेटअप करना बहुत आसान है, और यह विकेंद्रीकृत क्लाउड कंप्यूटिंग शक्ति के साथ बहुत बहुत तेज है और आमतौर पर बहुत बहुत सस्ता भी है। और रेंडर टोकन मेरे प्रियजनों ने 2023 में पहले एआई हाइप के बाद यह साबित कर दिया है कि यह कॉइन बस बढ़ता ही जा रहा है। और हमने 2023 और 2024 में एक एआई हाइप देखा। मुझे लगता है कि आप में से कई लोग याद कर सकते हैं जब 2022 के अंत में फेच एआई और अन्य एआई कॉइन्स ने विस्फोट किया था। वे फिर से सुधारित हुए, कुछ मामलों में 70% तक, जिसकी उम्मीद कई लोगों ने नहीं की थी। हमने समय पर चेतावनी दी और इस पर चर्चा की। रेंडर टोकन ने अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन किया है और फिर
बहुत तेजी से फिर से बढ़ा है बिना किसी एआई हाइप के, और यह रेंडर टोकन में अत्यधिक मजबूत उपयोग से संबंधित है। क्रिप्टो मार्केट में कोई भी एआई प्रोजेक्ट नहीं है जिसकी समान उपयोगिता हो और जो समान रूप से उपयोग किया जाता हो। हम अब लास वेगास में इस चार को देख रहे हैं, रेंडर टोकन द्वारा रेंडर किया गया है और निश्चित रूप से क्षमताओं पर खींचता है और अच्छे और शानदार टोकन उपयोग मामले से जुड़ा हुआ है, जो इस बात का एक कारण है कि क्यों यह कॉइन मूल्य वृद्धि में अत्यधिक अच्छा प्रदर्शन करता है, जबकि गिरावट के समय अन्य एआई कॉइनों की तुलना में कमजोर गिरता है। हाल ही में जो किया गया है वह बहुत शानदार है, या सामान्यतः यहाँ का डिजाइन और उपयोग अद्भुत है। अब हम एवलांच की बात करते हैं। हाल ही में यह नेटवर्क भी बहुत बहुत मजबूत हुआ है। हमने हांगकांग में पहली एक्सचेंज पर एवलांच और चैनलिंग को मंजूरी दी है, जो जल्द ही ट्रेड किया जाएगा और एक्सचेंज को लाइसेंस मिल गया है। यह क्रिप्टो मार्केट के लिए सामान्य रूप से शानदार है, लेकिन यह भी शानदार है कि हांगकांग अब आगे बढ़ रहा है और अन्य देश जैसे सिंगापुर और जापान, और उम्मीद है कि जल्द ही पूरा चीन भी बड़े पैमाने पर क्रिप्टो मार्केट को बढ़ावा देगा, अपनाएगा और इसमें शामिल होगा। क्रिप्टो वेंडी की शुरुआत हो चुकी है। यह निराशाजनक है अगर अब एक क्रैश आ जाता है, लेकिन कहना होगा कि क्रिप्टो मार्केट केवल और अधिक मजबूत होता जा रहा है और अनिवार्य रूप से अगले महीनों और वर्षों में हमारी दुनिया को क्रांतिकारी रूप से बदल देगा और अपने कब्जे में ले लेगा। इसमें कोई संदेह नहीं मेरे प्रिय। एवेलांच इस कॉइन के मामले में सामान्यतः उपयोग में काफी अच्छा बना हुआ है। हाल ही में डिफाई वॉल्यूम में 8वें स्थान पर है। ये बहुत मजबूत है। ग्रेस्केल अब वास्तव में एक आवाक्स फंड बनाना चाहता है और इस कॉइन को खरीदना चाहता है। यह शानदार और मजबूत है। यह कॉइन विकसित हो रहा है। इसमें अच्छे डेवलपर गतिविधि है, उपभोक्ता उपयोग भी अच्छा है और अब यह हांगकांग में भी उपलब्ध है। चेनलिंक की तरह यह एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो अच्छी तरह से विकसित हुआ है। सोलाना की तरह अच्छा नहीं, लेकिन निश्चित रूप से कार्डानो की तरह खराब नहीं। और अब लोग ये सोच रहे हैं, खासकर आप में से कई लोग कार्डानो को पिछले बुल रन से जानते होंगे। कार्डानो की पहुंच शानदार और विशाल है पिछले रनों में मजबूत बढ़ोतरी के कारण। और सवाल यह है, क्या यह कॉइन अब मृत है या नहीं? और यह कहना होगा कि यह कॉइन निश्चित रूप से मृत नहीं है। क्रिप्टो मार्केट में एक कॉइन के मृत होने के लिए बहुत कुछ चाहिए, लेकिन यह प्रतिस्पर्धियों की तरह अच्छी तरह से विकसित नहीं हो रहा है। हालांकि हमें अब एआई क्षेत्र में एल्गोरैंड और कार्डानो के बीच एक साझेदारी भी होनी चाहिए। और हम दोनों जानते हैं, चार्ल्स हॉस्किंसन अपनी अजीब विचारों के साथ फिर भी ब्लॉकचेन तकनीक के मामले में अधिकांश मामलों में एक जीनियस हैं। और मुझे लगता है कि 2012 में टर्निंग पुरस्कार के विजेता एल्गोरेंड के सीईओ, जिन्होंने वास्तव में एक सामान्य रूप से क्रिप्टोग्राफी में एक जीनियस हैं, और ये दोनों शक्तियां मिलकर विकेंद्रीकृत एआई के लिए एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत साझेदारी बनाती हैं, जिसमें दो नेटवर्क हैं जो एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हैं। लेकिन यह कहना जरूरी है कि परियोजना मूल्य के मामले में अच्छी तरह से विकसित नहीं हो रही है। यहाँ हमारे पास बिटकॉइन 4.73 गुना और कार्डानो 3.36 गुना है। ये डेटा कॉइन मार्केट कैप से हैं और यहाँ एक्सचेंजों का औसत लिया गया है, इसलिए आश्चर्यचकित न हो। और कीमत में गिरावट में बिटकॉइन और अन्य सिक्कों की तुलना में बहुत अधिक गिरावट आई है, और कहना होगा कि सक्रिय दैनिक उपयोगकर्ता भी अच्छी स्थिति में नहीं दिख रहे हैं मेरे प्रिय। मुझे पता है आप कुछ और सुनना चाहेंगे, लेकिन कार्डानो की उपयोगिता के मामले में यह अन्य परियोजनाओं की तरह अच्छी तरह से विकसित नहीं हो रहा है। खासकर नए साझेदारों और नई खबरों के संदर्भ में यह निश्चित रूप से पर्याप्त अच्छा नहीं है, और यही एक कारण है कि इस कॉइन ने रैंकिंग में बहुत ज्यादा अधिक बढ़त लगभग खो दी है। अब ये लगभग रैंक 12 पर है, और ऐसा कुछ जैसे बीएनबी जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ जैसे सोलाना और एवेलांच ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, अच्छी तरह से बढ़े हैं, जबकि टन कॉइन और नीर जैसे टोकन विजेता होंगे, जबकि कार्डानो ने इन टोकनों को बहुत कुछ खो दिया है और नुकसान उठाया है। जल्द या बाद में यह निश्चित रूप से कुछ बन सकता है। हमने देखा है कार्डानो भी अक्सर अप्रासंगिक था और फिर बोरॉन में पूरी तरह से फट गया जब वृद्धि के लिए सही समय आया। मुझे यह जरूर बताना चाहिए कि कार्डानो अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में उतनी अच्छी तरह से विकसित नहीं हो रहा है। फिर भी अब एक हार्ड फोर्क आ रहा है, जिसे चांग हार्ड फोर्क अपग्रेड कहा जाता है, और इसका उद्देश्य गवर्नेंस को जोड़ना है। यानी सामान्य अंतिम उपभोक्ता जो कॉइन रखते हैं, यह तय कर सकते हैं कि इस नेटवर्क के साथ क्या होगा, जिसे वोल्टेयर युग कहा जाता है। इस युग में सब कुछ आत्मनिर्भर होना चाहिए, यानी सब कुछ स्वयं संगठित और बिना किसी चिंता के आगे बढ़ना चाहिए। चार्ल्स हॉस्किंसन 4 दिन तक ट्विटर पर नहीं दिखाई दिए। उन्होंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया, हालांकि लोगों ने इसकी उम्मीद की थी। कई लोग इस समय जो हो रहा है उससे थोड़े डर गए हैं, लेकिन उन्होंने ट्विटर पर संपर्क किया है और अपग्रेड 1 सितंबर के लिए निर्धारित है।
2024 और यह अपने आप में अच्छा है कि हम अंततः कार्डानो में कुछ प्रगति देख रहे हैं, जो अपने आप में दुर्भाग्यवश प्रतिस्पर्धा में बहुत अच्छी चीजें कर रहा है, लेकिन बस बहुत समय ले रहा है और इस लंबे समय तक लगने का असर एक तेजी से बदलते विकासशील बाजार में निश्चित रूप से होगा, ठीक उसी तरह जैसे पोल्का डॉट और अन्य नेटवर्क को भी नुकसान हुआ है जिन्होंने बहुत समय लिया। इसका मतलब है कि हमें इसे जरूर उठाना चाहिए और यह महत्वपूर्ण है। भले ही यह क्रिप्टो मार्केट में तीसरी सबसे बड़ी डेवलपर गतिविधियों में से एक है, हमें इसे जरूर उठाना चाहिए मेरे प्रिय। चलिए अब क्वांट और इस कॉइन के बारे में बात करते हैं कि यह क्यों नहीं बढ़ रहा है। हम क्वांटे में लगातार मजबूत प्रगति कर रहे हैं। हमारे पास एक नेटवर्क है जो बीआईएस का भागीदार है और इसी सीबीडीसी परिवर्तन के लिए हर प्रासंगिक मेले और कार्यक्रम में भाग लेता है। और फिर यह कैसे हो सकता है कि यह कॉइन पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ रहा है? मुझे लगता है कि यह इस रन में अब तक के खराब प्रदर्शन वाले कॉइनों में से एक रहा है, जैसे कि एल ग्रेन, कैस्पर और पॉलीगॉन के साथ। और अब हमारे सहयोगी यहाँ पूछ रहे हैं, ये अच्छे बढ़ाव और इन सिक्कों के लिए सही समय कब आएगा? कल का वीडियो जरूर देखें, ये बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि हमने यह जानकारी साझा की कि क्यों कुछ कॉइन्स तेजी से बढ़ते हैं, कब वे बढ़ते हैं, अब तक के सबसे अच्छे कॉइन्स कौन से थे और वे एक क्रैश या छठी सुधार के बाद फिर से सबसे अच्छे कॉइन्स बनने की बहुत संभावना है। इस वीडियो को जरूर देखें मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन हाँ, क्वांट और एक्सआरपी के लिए सही समय आएगा। और जो लोग कहते हैं, मैंने यह टिप्पणी भी देखी है, भुगतान करने वाले सिक्के नहीं बढ़ेंगे, ये डिनो सिक्के नहीं बढ़ेंगे, उन्हें मैं याद दिलाना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, सही समय और एक हाइप ही वह एकमात्र चीज है जिसकी जरूरत होती है। भुगतान करने वाले सिक्के जो 2021 में पूरी तरह से अप्रासंगिक थे, इसलिए ज्यादातर लोग जो इस पर टिप्पणी करते हैं वे इस पर विश्वास नहीं करते। वे 2021 में हैं। 2018 इस डैशबोर्ड में लेबल अभी भी सही नहीं है। 2018 में औसतन 3000 गुना वृद्धि के साथ पूरी तरह से विस्फोट हुआ, कुछ ऐसा जैसे एक्सआरपी ने 900 गुना किया। लेकिन कई अन्य भुगतान नेटवर्क भी, क्योंकि उस समय भुगतान सिक्कों के लिए हाइप की कहानी प्रासंगिक और सक्रिय थी। ये कॉइन्स फट पड़े हैं, अन्य कॉइन्स डूब गए हैं, प्रासंगिक नहीं थे। इसका मतलब है कि ऑल्ट कॉइन हाइप विषय बेहद महत्वपूर्ण है और हमेशा सोचता है कि सीबीडीसी नेटवर्क प्रभावित नहीं होंगे, वह शायद आश्चर्यचकित हो जाएगा। मेरे 2021 में हर कोई कोरोना के कारण ई कॉमर्स की ओर बढ़ा, लेकिन फिर सब कुछ अलग हुआ और हम गेमिंग की ओर बढ़ गए। जीएएल ने 5000 गुना वृद्धि की, एक्स इन्फिनिटी और इलूवियम ने 1000 गुना वृद्धि की, और इन सिक्कों का तो सही मायने में मजबूत उपयोग भी नहीं था। यह हाइप विषय इतना तेजी से बढ़ता है क्योंकि लोग बस अंधाधुंध इसमें शामिल हो जाते हैं। डंप मनी बस खरीदारी करती है और लोग इतनी अधिक उत्साह में होते हैं, इसलिए हाइप विषय में रुचि है। और हाँ, भुगतान नेटवर्कों ने अतीत में यह साबित किया है कि उन्हें भी हाइप किया जा सकता है, कि यह एक वैध कथा है और कि वे भी बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं और उभर सकते हैं। और इस संदर्भ में यह कहना जरूरी है कि इस क्षेत्र के सबसे अच्छे कॉइनों में से एक एक्सआरपी होगा। मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूं कि एक्सआरपी सबसे अस्थिर कॉइन नहीं है, न ही यह वह कॉइन है जो अब सबसे अधिक बढ़ेगा, खासकर इसलिए क्योंकि यह जिस मार्केट कैप समूह में है उसमें है। लेकिन जब हम हमेशा किसी हाइप विषय पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, अब एआई पर, दोस्तों, एआई विस्फोट करने वाला है और फिर अचानक देखते हैं कि बुलबुला फटने वाला है, लोग अचानक एआई में रुचि नहीं रखते और हम हमेशा बाजार में बहुत देर से होते हैं, जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा जो लहर के पीछे हमेशा तैरता रहता है। जब आप ये महसूस करते हैं कि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अंततः जाग जाएंगे, लेकिन इससे भी बेहतर होगा कि आप पहले ही जाग जाएं, बस इस उड़ने वाले जहाज की तरह बन जाएं। जो कोई भी स्ट्रीम नहीं चूकना चाहता वह बस चैट में फ्लगबोट लिखे ताकि मुझे पता चले कि यहाँ के ओजीज कौन है। हमें एक फ्लाइट बोट होना चाहिए, हमें इन सभी हाइप विषयों में सुरक्षित रहना चाहिए ताकि हम तैयार रह सकें। एक फ्लाइट बोट पानी पर उतर सकता है, लेकिन यह उड़ भी सकता है। ये सब कुछ परफेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन यही तो बात है। हम अपने पोर्टफोलियो को विविधता देना चाहते हैं, सुरक्षित रहना चाहते हैं और हम जुए का खेल नहीं खेलना चाहते। हम एक ही कार्ड पर नहीं लगाना चाहते। मैं नहीं चाहता कि मेरा सारा मेहनत से कमाया हुआ पैसा एआई में लगा दूं। मैं अपनी सुरक्षा करना चाहता हूं, विविधता लाना चाहता हूं और अंत में मुझे पूरा पैकेज दिलचस्प लगता है। मुझे पूरे बढ़ने में रुचि है, न कि केवल कुछ सिक्कों में। निश्चित 20-30 कॉइन्स के पोर्टफोलियो में होगा। सभी हाइप विषयों को शामिल किया गया है। एक या दो हाइप विषय विफल हो सकते हैं या अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मेरे पास एक और हाइप विषय है जो पूरी तरह से फटने वाला है, जो सब कुछ फिर से ऊपर खींचेगा। और एक निवेशक की सही दृष्टिकोण को समझना और इस बाजार में इसे लागू करना आवश्यक है। कोई कैसे आकर कह सकता है, हाँ, सीबीडीसी नेटवर्क मजबूत नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन एआई मजबूत बढ़ रहा है, और फिर महंगे एआई प्रोजेक्ट्स में निवेश कर लेते हैं और अचानक सुबह होते ही कहते हैं कृपया ये नेटवर्क बढ़े। ये सही दृष्टिकोण नहीं है मेरे प्रिय। इसलिए एक बार हैशटैग फ्लगबोट कमेंट्स में डालें। हमारे पास एक्सआरपी के लिए मजबूत समाचार हैं। हमने यहाँ यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच एक्सआरपी लेजर के माध्यम से
एक तेल भुगतान के साथ पहली भुगतान प्रक्रिया की है और यह निश्चित रूप से पागलपन है और आप में से हर कोई जानता है रिपल के पास दुनिया भर में सबसे बड़े और मजबूत बैंक साझेदार हैं और यदि सही समय आता है तो यह एकदम सही आधार तैयार कर चुका होगा, खासकर अब जब नियामक स्पष्टता भी है। और सही समय इस कॉइन की कीमत में वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है। इसलिए शांत रहें, समझें कि वह शायद 1000 गुना फिर से नहीं करेगा, लेकिन यह भी समझें कि इस कॉइन को सही समय की आवश्यकता है और फिर सही समय पर उम्मीद है कि यह अच्छी तरह से बढ़ेगा। और जो कोई सही समय का इंतजार नहीं कर सकता, उसे बस जुआ खेलना चाहिए और शायद महंगे एआई प्रोजेक्ट्स खरीदने चाहिए। जो ऐसा नहीं करना चाहता उसके लिए एक्सआरपी सामान्यतः एक बहुत सुरक्षित निवेश है। पिछले बुल रन में बिटकॉइन को आउट परफॉर्म नहीं किया, लेकिन इसने 17 गुना लाभ कमाया और यह शेयर बाजार डैक्स की तुलना में जिसने पूरे में 1 या 2 गुना नहीं किया, फिर भी एक आसमान और जमीन का अंतर है। इसलिए मेरे एक एक्सआरपी रिपल मुकदमे के बिना जिसने इस कॉइन को धीमा कर दिया तो फिर क्या होता। इसीलिए एक झंडे की तरह हवा में लहराना बंद करें, हमेशा यहाँ वहां मुड़ते रहना छोड़ें, थोड़ा पीछे हटें, बड़े चित्र को देखें, डेटा का विश्लेषण करें और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से आगे की योजना बनाएं। हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए। आप समझते हैं कि क्या मतलब है। हमारे पास एक्सआरपी के लिए 47 देशों में अनुप्रयोग हैं और टीमें बहुत मजबूत तरीके से कार्य कर रही हैं और एक्सआरपी लेजर के संबंध में बहुत मजबूत विकास कर रही हैं। ये भी बहुत बहुत मजबूत है। लेकिन मुझे लगता है कि आज के वीडियो के लिए यही काफी होगा मेरे प्रिय। ये थे सभी समाचार। वीडियो विवरण में दिए गए लिंक को चेक करें। प्रीमियम और प्रो सब्सक्रिप्शन को कॉइन फोलियो पर चेक करें, इससे मेरे चैनल का समर्थन होगा। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे, आपका बिग डैडी।